कई सालों पहले दानिश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रामपुर नामक एक गांव में रहता था। वो हर काम करने में सुस्त रहता था और अपनी विरासत में मिली सारी संपत्ति बेचकर परिवार का भरण पोषण करता था। फिर एक दिन उसकी पत्नी अपर्णा ने उसके पास आकर उससे कहा, सुनिए, जायदाद बेचकर कब तक खर्चा उठाओगे? हमारे बच्चे भी हैं और खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब पैसा कमाने के लिए कोई नौकरी क्यों नहीं करते या फिर कोई अपना व्यवसाय कर लीजिए। ऐसे ही संपत्ति बेचते रहेंगे तो ये घर भी नहीं बचेगा। अरे रे, आप भी मुझे उपदेश देने लगे। खर्च की चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप बेहतर समझे कि मुझे किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं है। मैं किसी भी तरह परिवार का पालन पोषण करूँगा। आपको विरासत में इतनी जमीन मिली थी, आपने खेती की जमीन को टुकड़ों में बेच दिया और घर चला लिया। इसके बजाय आप जमीन में खेती कर सकते थे। अब तो हमारे पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा। कहीं काम कर लीजिए और परिवार की देखभाल कीजिए। मुझे तो चिंता हो रही है, हमारा क्या होगा? अरे हाँ, मैं समझ गया। मैं किसी भी कीमत पर इस परिवार का ध्यान रखूंगा और इस घर को नहीं बेचूंगा। अब मुझे ज्ञान देना बंद करो। दानिश को अपनी पत्नी पर गुस्सा आया, लेकिन वो व्यक्त नहीं करता। ये उसे ये कहकर शांत कर देता है कि वो काम नहीं करेगा और नहीं करना चाहता। इसके बजाय वो पैसे कमाने के विभिन्न तरीकों पर विचार करता है और अंत में एक निर्णय लेता है। अगले ही दिन वो गांव के अलग अलग व्यवसायियों से मिलने जाता है। क्या खबर है दानिश? थक गए होंगे। इस जलती धूप में तुम आ गए। तुम्हें देखकर तो मैं हैरान हो गया। मजाक बंद करो यार। मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए, इसलिए मैं आज सुबह से यहाँ हूँ। इसके अलावा कोई और कारण नहीं। यह एक ज्ञात तथ्य है कि आप किसी बिना सौदे के बाहर नहीं आते, क्योंकि आप विरासत में मिली संपत्ति से पूरा पैसा उड़ा लेते हैं। मेरे सब्र की परीक्षा मत लो हीरालाल। मैं यहाँ सिर्फ सौदा करने के लिए आया हूँ और कुछ नहीं। क्या सौदा? यह क्या है और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं समझा नहीं। मुझे अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश के रूप में आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। सच में? आपने खेती करने के बजाय खेती की जमीन बेच दी और मुझे आश्चर्य है कि आप शहर में व्यवसाय कैसे करेंगे। संपत्ति बेचना ना बेचना मेरी इच्छा है, आपका इससे क्या लेना देना। हालांकि मैं व्यापार करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे पास एक बहुत अच्छा विचार है और मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप करेंगे मेरी मदद? अच्छा, देखते हैं। वैसे वो विचार क्या है ये तो बताओ। अच्छा, आपको क्या लगता है मैं मूर्ख हूँ? मैं अपना विचार तुम्हारे सामने आखिर प्रकट क्यों करूँ? आपकी मर्जी, लेकिन यह बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं? ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप अभी मुझे 10,000 रुपए दे सकते हैं तो मैं इस महीने के अंत तक 40,000 रुपए वापस कर दूंगा। क्या तुम मुझे 40,000 रुपए दोगे? अगर मैं तुम्हें अभी 10,000 रुपए दूं, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो दानिश? ये मेरे व्यवसाय का रहस्य है। वैसे भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो मुझे यह पैसा कर्ज के रूप में दे दो। मैं यह पैसा ब्याज सहित आपको वैसा का वैसा लौटा दूंगा। मैं तुम्हें कर्ज कैसे दे सकता हूँ? आपके पास नौकरी या व्यवसाय नहीं है। आप मुझे उन पैसों के लिए भला क्या वादा कर सकते हैं? आप मुझ पर शक कर रहे हो? आप जानते हैं कि मेरे पास मेरा घर है, इसलिए उस घर को आप मुझसे वादे के रूप में ले सकते हैं और एक समझौता लिखें तो आप भी सुरक्षित महसूस करेंगे। दानिश के शब्दों ने हीरालाल को राहत दी, क्योंकि उसे पता था कि ऋण के रूप में पैसा उधार देना, वो भी सही ब्याज और सही दस्तावेज के साथ, उसके लिए मुनाफे का सौदा है। ठीक है, मैं आपको पैसे उधार दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मैं प्रति 100 रुपए पर 2 रुपए ब्याज के रूप में लूंगा। आपको बिना असफल हुए ब्याज का भुगतान करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके सारे पैसे समय पर चुका दूंगा। ठीक है, यह रहा पैसा। हीरालाल दस्तावेज में सारी बातें लिखकर ब्याज के लिए पैसा उधार दे देता है। दानिश खुशी खुशी वहाँ से चला गया। दानिश उसी तरीके से गांव के सभी अमीर लोगों को एक ही कहानी सुनाकर उनसे बहुत सारा पैसा इकट्ठा करता है और सभी में अधिक पैसा कमाने की आशा की किरण पैदा करता है। दिन के अंत में वो घर लौटता है और अपनी पत्नी अपर्णा से जाकर कहता है, अपर्णा, तुम हमेशा मुझे आलसी होने के लिए ताना मारती हो, लेकिन देखो अब मेरे पास कितना पैसा है। अरे, इतने सारे पैसे? आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए?
कौन देगा मुझे? मैंने इस धन को अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से पाया है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं जानती हूँ कि आप इतने होशियार नहीं हो। सच सच बताओ, आपने कौन सी चाल चली? मैंने गांव के सभी साहूकारों से कहा है कि मुझे व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता है, तो उन सब ने मुझे ब्याज के रूप में पैसे उधार दिए हैं। क्या तुमने घर गिरवी रख दिया? हे भगवान! नहीं नहीं, एक से लिया है तो गिरवी रखना है, लेकिन मैंने 5 लोगों से पैसे उधार लिए हैं। समझ में आया तुम्हें? इसका मतलब तुमने उन्हें धोखा दिया? नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। मैं अपने पास के गांव में 5 रुपए प्रति 100 से कारोबार करूंगा। हम 3 रुपए प्रति 100 का हिस्सा लेंगे और उन अमीर लोगों को उधार दिया हुआ पैसा हम उसे कह रहे हो आसपास के गांव में व्यवसाय करोगे? क्या आपको लगता है ये संभव है? उन सभी लोगों को ये पैसा कैसे लौटाएंगे? अभी हमारे पास ये घर तो है, लगता है ये भी बिक जाएगा। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे सुझाव मत दो। मैं पास के गांव में जाकर अपने मित्र से मिलूंगा। छोड़ो, जाने दो। तुम्हें जो करना है करो। अगले ही दिन दानिश पड़ोस के गांव जाने लगता है। वो एक जंगल से गुजर रहा होता है, तब अपने रास्ते में वो एक ऋषि को देखता है जो एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। वो ऋषि के सामने सांप को देखते ही ऋषि को सतर्क करने की कोशिश करने लगता है। आदरणीय ऋषि जी, कृपया आंखें खोलिए। ऐसा कहते हुए दानिश ने सांप को उसकी आवाज सुनकर ऋषि ने अपनी आंखें खोली और उसे वहाँ देखकर वो चौंक गए। तुम कौन हो बालक? तुम क्यों चिल्ला रहे थे? तुमने मेरी तपस्या में विघ्न क्यों डाला? मेरा नाम दानिश है और मैं रामपुर में रहता हूँ। मैं अंबाला जा रहा हूँ। मैंने आपके सामने एक सांप को देखा तो मैंने उसे फेंक दिया। अगर मैं ऐसा न करता तो वो सांप आपके पैर में डस लेता मुनिवर। उस सांप को दूर फेंककर मैंने आपकी जान बचाई है। ऐसा कहते हुए दानिश ने वो सांप उन्हें दिखाया जिसे उसने फेंका था। दानिश के काम से प्रसन्न होकर ऋषि ने उससे कहा, बहुत अच्छे वत्स, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई, इसलिए तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं अपनी सभी शक्तियों के साथ तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा वत्स। दानिश कुछ देर सोचता है, फिर हाथ में रखे रुपयों की थैली की ओर इशारा करता है और अपनी इच्छा के बारे में ऋषि से बात करता है। प्रिय ऋषि, कृपया मुझे एक ऐसा वरदान दे जिससे भी यह पैसा मैंने उधार लिया है, यह वरदान देने के बाद वो मुझसे अपना उधार दिया हुआ पैसा ना मांगे। प्रिय वत्स, जल्दी मत करो। मुझसे यह वरदान मांगने से पहले 2 बार सोचो। बेशक मुनिवर, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे यह पैसा वापस मांगे। अगर वे यह पैसा नहीं मांगेंगे तो मैं अपना व्यवसाय कर पाऊंगा और अपना घर बना पाऊंगा। कुछ खेती की जमीन खरीदने के बाद अपनी पत्नी के लिए गहने, अन्य संपत्ति भी खरीद पाऊंगा और थोड़े ही समय के भीतर पूरे मुनाफे के साथ गांव का सबसे अमीर आदमी बन पाऊंगा और एक सफल व्यक्ति भी। तो मुनिवर, मेरी आपसे विनती है कि कृपया करके आप मुझे वो वरदान दे दीजिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। जिन लोगों ने आपको पैसा उधार दिया है वे जब तक जीवित रहेंगे आपसे वापस लौटाने के लिए नहीं कहेंगे। हे प्रिय ऋषि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा के लिए आपका आभारी रहूंगा। प्रणाम मुनि। खुश रहो, तुम जा सकते हो। ऋषि से विदा लेने के बाद दानिश वरदान को लेकर काफी उत्साहित महसूस करता है और पास के गांव में अपने दोस्त हिमांशु से मिलने उसके घर जाता है। और दानिश, बहुत समय हो गया। सब कुछ कैसा चल रहा है मित्र? हाँ मित्र, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तुम्हारा सब कुछ कैसा चल रहा है? तुम गांव छोड़कर कुंवारे ही रह गए, क्या बात है? मेरा परिवार में मन नहीं है। मैं गांव से भाग आया क्योंकि मेरे पिता चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। मैं साहूकार हूँ और अपने कारोबार से खुश हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ किस लिए आए हो? दानिश ने अपने इरादों का खुलासा नहीं किया, पर हिमांशु से पैसे उधार देने के कारोबार में मदद करने को कहा। मुझे अपनी जमीन बेचने के बाद कुछ पैसे मिले हैं और आप जानते हैं कि अगर सही तरीके से निवेश नहीं किया गया तो पैसा गायब हो जाता है। अब मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप यह पैसा लें और इसे 5 रुपए ब्याज पर उधार देकर व्यापार करें। आप 1 रुपए का हिस्सा लें और मुझे 4 रुपए दें। यह इतना आसान नहीं है जितना तुम कह रहे हो, लेकिन चूंकि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो इसलिए तुम जब चाहो ब्याज सहित यह पैसे ले सकते हो। क्या यह ठीक है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। पर क्या किसी दस्तावेज पर आप ये सब नहीं लिखेंगे?
क्या दानिश, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? ठीक है, फिर इस पैसे को अपने पास रख लो, अगर कोई दस्तावेज की आवश्यकता हो तो। ठीक है? अरे अरे ठीक है, ये पैसे ले जाओ और अपने पास रख लो, मुझे जब जरूरत होगी मैं तुमसे ले लूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। इस तरह दानिश हिमांशु को सारे पैसे देता है और खुशी खुशी घर लौट आता है। वो सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है। क्या तुमने सारे पैसे उस मूर्ख हिमांशु को दे दिए? मैं वैसे भी तुम्हारे दिमाग को नहीं पढ़ सकती। हमें कम से कम ब्याज का पैसा तो मिल ही जाएगा। बाकी आप क्या करने पर तुले हैं ये तो आप ही जाने। हाँ, अब समझ में आया ना, पैसे कमाने के लिए नौकरी की जरूरत नहीं होती, बल्कि काफी बुद्धिमान होने की जरूरत होती है। इसलिए अब मुझे कभी भी ज्ञान देने की कोशिश मत करना, ठीक है? अच्छा, बकवास बंद करो। कड़ी मेहनत से बचने के लिए मुझे मनगढ़ंत कहानियाँ मत सुनाओ। अरे कहानियाँ नहीं प्रिय, बस इंतजार करो और देखो कि हम गांव के सब। और कुछ इस तरह दानिश अपने व्यापार करने के विचार से उत्साहित महसूस करता है और सोचता है कि ऋषि के वरदान के कारण कोई साहूकार उसे पैसे वापस करने के लिए नहीं। फिर एक दिन साहूकार का बेटा दानिश के पास आता है और आकर उससे कहता है, सुन लो दानिश, तुमने 1 साल पहले मेरे पिता से पैसे लिए थे और ब्याज भी नहीं दिया। कृपया करके मेरा पैसा लौटा दे। उसकी बात सुनकर दानिश सोचने लगा कि करण को उस कर्ज के बारे में कैसे पता चला, जबकि उसके पिता ने एक बार भी उससे नहीं कहा था। वो ऋषि के वरदान पर विचार करते हुए सोचता है और उससे पूछता है, क्या मैंने तुम्हारे पिता से पैसे कब लिए? तुम्हें कैसे मालूम? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? और अगर कोई सबूत है तो बताओ। दानिश ने करण को झांसा देने की खूब कोशिश की, पर तुरंत करण ने उसे वो दस्तावेज दिखाया जो वो अपने साथ लाया था। ये देखो, तुम्हारे द्वारा दस्तखत किया हुआ दस्तावेज। अब झूठ मत बोलो और मेरा सारा पैसा 1 हफ्ते के अंदर मुझे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। दानिश को कड़ी आवाज में चेतावनी देते हुए करण वहाँ से चला जाता है। दानिश इन सभी घटनाओं से हैरान है, क्योंकि सभी व्यवसायियों के बेटे घर आए और दानिश को 1 हफ्ते के अंदर कर्ज चुकाने की चेतावनी देकर चले गए। ये सब देखकर और उनकी बातचीत सुनकर अपर्णा ने अपने पति के पास आकर उससे कहा, क्या हुआ? आपने मेरी बात नहीं मानी ना? ये आपकी मूर्खता का ही परिणाम है। अगर आप मेहनत करते तो ऐसा नहीं होता। अब आपको लिया हुआ पैसा और उसका ब्याज एक साथ चुकाना पड़ेगा। अब घर नीलाम करने की नौबत आ गई है। आपने ऐसा क्यों किया? हम अपने छोटे से बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? हे भगवान, क्या करें? दानिश, जो अपने ही विचारों में खोया हुआ था, वो अपनी पत्नी से कहता है, रुक जाओ, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। मैं हिमांशु से अपना सारा पैसा वापस लूंगा। मैंने जो उसे दिया है मुझे उसका 4 गुना मिलेगा। मैं जाकर उसे लूंगा और सारा कर्ज चुका दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इतना कहने के बाद वो तुरंत अपने दोस्त हिमांशु के घर के लिए रवाना होता है, पर वहाँ पहुंचकर उसके घर को बंद पाता है। फिर वो हिमांशु के पड़ोसियों से हिमांशु के बारे में पूछने जाता है। महोदय जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या आप बता सकते हैं कि साहूकार हिमांशु का घर कहाँ है? पर क्यों, क्या तुमने उसे पैसे उधार दिए हैं? हाँ बिल्कुल, पर वो है कहाँ? साहूकार के धंधे में मदद के लिए कई लोग उसके घर आए। हिमांशु ने तुम जैसे लोगों से पैसे वसूले और रातों रात गायब हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि आप पीड़ितों में से एक हैं। मैं आप जैसे लोगों को जवाब देते देते थक गया हूँ। वह आवारा है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लाल का जवाब सुनकर दानिश चौंक जाता है और वरदान देने वाले ऋषि पर क्रोधित हो जाता है। वो बहुत ही गुस्से में आकर ऋषि से नतीजों के बारे में सवाल पूछने उनके पास आता है। ऋषि ध्यान भंग होकर उसकी तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं, आओ प्यारे दानिश, बहुत दिन बाद देख रहा हूँ। क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई समस्या है? आपने कहा था कि आपने मुझे वरदान दिया था क्योंकि मैंने आपकी जान बचाई थी, लेकिन आपने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या क्या बोल रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कैसा धोखा दिया है दानिश? दानिश पिछले 1 साल में हुई सारी घटना का ब्यौरा ऋषि को देता है और गुस्से में उन्हें खरी खोटी सुनाता है। उसकी बातें सुनकर ऋषि मुस्कुराते हैं और फिर उससे कहते हैं, प्रिय दानिश, कृपया याद करें कि आपने मुझसे उस दिन क्या पूछा था। क्यों नहीं, मुझे याद है। मैंने कहा था कि जिस व्यक्ति ने पैसा उधार दिया है वो मुझसे वापस ना मांगे।
तो यही कारण है कि उन साहूकारों ने जब तक जीवित रहे तुमसे नहीं पूछा, तो तुम्हारा वरदान तो पूरा हो गया, लेकिन उस पैसे पर उनके वारिसों का अधिकार है, इसलिए उन्होंने कर्ज वापस मांग लिया। तुमने कहा था कि लोग आके वापस नहीं मांगे, बल्कि आपको मांगना चाहिए था कि कोई भी कर्ज नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दिया है। आदरणीय ऋषि जी, मैं इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन मेरे मित्र ने जब मैंने उस पर भरोसा किया तो मुझे धोखा दिया। आप मुझे बताएं ऋषिवर, क्या यह उचित है? दानिश, क्या तुम न्याय की बात कर रहे हो? क्या यह मेहनत की कमाई है? आप हमेशा बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए अपने गांव के लोगों को धोखा देकर पैसा जमा करके अपने दोस्त को दे दिए। फलस्वरूप आपके दोस्त ने भी आपको उसी तरह धोखा दिया। हमेशा याद रखें कि अगर यह मेहनत की कमाई नहीं है तो कोई भी चीज अपने पास आप नहीं रख सकते। आप जो कुछ भी आसान तरीकों से कमाते हैं वह हमारे पास नहीं रहता, लेकिन अगर यह बुद्धिमानी से, मेहनत से कमाया जाता है तो यह हमेशा हमारे साथ रहता है। मेहनत का फल हमें हमेशा मिलता है। दानिश, समझ में आया? ऋषि की बात सुनकर दानिश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पछतावे के साथ उनसे कहता है, आदरणीय ऋषि, मैंने सबक सीख लिया और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपने जीवन में कभी भी लोगों को पैसे के लिए धोखा नहीं दूंगा। मैं अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे दानिश। दानिश अपना घर बेच देता है और अपना सारा कर्ज चुकता कर देता है। वो उस दिन से कड़ी मेहनत करने लगता है और कुछ ही समय में वो एक नया घर बनाता है और हमेशा खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहता है।